तीसरा भाग। फकीर बाबा की पेशानी पर चिंता की लहरें स्पष्ट नजर आ रही थीं। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। इस वक्त वो अपने उसी घर में मौजूद था जहां वो रुस्तम राव को भी लाया था। लाडो कब उसके पास आ पहुंची, फकीर बाबा को इस बात का एहसास न हो पाया। बापू, लाडो के पुकारने पर फकीर बाबा ने अपना चिंता से भरा चेहरा उठाया। चेहरे पर मासूमियत ओढ़े लाडो को अपनी तरफ देखते पाया। कहो बेटी, कब से ऐसे ही बैठे हो? लाडो बोली। फकीर बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। त्रिवेणी कहाँ है बापू? तिलिस्म में, फकीर बाबा ने कहा। तुम मिले थे उससे? हाँ, कल मिला था। ठीक है त्रिवेणी। लाडो के चेहरे पर कसक सी नजर आने लगी। त्रिवेणी को लाऊं ना बापू? मैंने तो उससे जी भरकर बातें भी नहीं की। लाडो का स्वर भारी हो गया। फकीर बाबा का सिर हौले से हिला। त्रिवेणी व्यस्त है लाडो बेटी, वो अभी नहीं आ सकता। फकीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। जिस काम के लिए मैं इन लोगों को नगरी में लेकर आया हूँ, पहले वो काम पूर्ण होना चाहिए। लेकिन बापू, मैं तो 150 बरस से त्रिवेणी का इंतजार कर रही हूँ। लाडो की आंखों में आंसू चमक उठे। उस पर पहला हक मेरा बनता है। आपने बताया था कि गुरुवर ने कहा था कि वो एक दिन लौटेगा। सिर्फ तुम्हारे भले के लिए मैं त्रिवेणी को नहीं रोकूंगा। वह जो भी कर रहा है नगरी के भले के लिए कर रहा है। तुम ही सोचो बेटी, एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ पूरी नगरी। लाडो फिर कुछ न कह सकी। वक्त क्या रंग दिखाता है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। त्रिवेणी तिलिस्म में क्या कर रहा है बापू? लाडो आंसू पोंछते हुए कह उठी। वह देवा और मिन्नो के साथ था। देवा और मिन्नो को पूर्व जन्म की याद आ गई है और अब वो उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं जो तिलिस्म से बाहर जाता है, फकीर बाबा ने बताया। सच बापू? लाडो के चेहरे पर खुशी के भाव उभरे। देवा और मिन्नो को भी सब याद आ गया है पहले जन्म के बारे में? वे तिलिस्म से बाहर आ रहे हैं? हाँ बेटी। फिर तो उनसे जल्दी मुलाकात होगी। तिलिस्म से बाहर आते ही वो नगरी में जाएंगे। वहाँ मैं त्रिवेणी से मिलूंगी। फकीर बाबा ने गंभीर निगाहों से लाडो को देखा। बेटी, अभी त्रिवेणी से नहीं मिला जा सकता। तिलिस्म से बाहर आने पर भी तू त्रिवेणी से नहीं मिल सकती। दालू ने हाकिम को बुलाने के लिए अनुष्ठान शुरू कर दिया है। अनुष्ठान को 1 दिन बीत चुका है और 2 दिन बाद हाकिम नगरी में मौजूद होगा और इनके साथ आए सबको मारेगा। इन सबको हाकिम के सामने लड़ाई के लिए उतरना होगा, जबकि हाकिम को अमृत प्राप्त है। बापू, आपने ही बताया था कि एक किताब है जिसमें यह दर्ज है कि अमृत प्राप्त हाकिम की जान कैसे ली जा सकती है। उस किताब में लिखी तरकीब को पढ़कर हाकिम को खत्म किया जा सकता है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। परंतु वो किताब मिन्नो ने देवी बनने के बाद महल में ही कहीं गुप्त जगह पर रख दी थी। अब देवा और मिन्नो उसी किताब को लेने महल में जा रहे हैं। परंतु उस किताब को हाकिम के कहने पर दालू बीते 125 बरस से तलाश कर रहा है। क्या मालूम वो किताब दालू के हाथ लग गई हो और उसने किसी से इसका जिक्र ना करके किताब को अपने पास रख लिया हो, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह हाकिम को ख़त्म कर सके। मेरे कहने का मतलब है कि निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो किताब उन्हें मिली जाएगी। अगर वो किताब देवा और मिन्नो को ना मिली तो हाकिम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरी सारी मेहनत खराब चली जाएगी। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में शायद गुरुवर कुछ कर सके। मुझे उनसे मिलना चाहिए। बापू, तुम तो कहते थे कि गुरुवर सब कुछ कर सकते हैं, लाडो ने भोलेपन से कहा। फकीर बाबा के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। हाँ, कोई भी बात गुरुवर की हद से बाहर नहीं, परंतु वो नगरी की बातों में दखल नहीं देते। परंतु एक बार मैं उनसे अवश्य बात करूंगा। कहने के साथ ही फकीर बाबा उठ खड़े हुए। गुरुवर के पास जा रहे हो बापू? लाडो ने पूछा। हाँ बेटी। कहने के साथ ही फकीर बाबा ने आंखें बंद की और होठे ही होठों में बड़बड़ाने लगे। कुछ पल ही बीते होंगे कि फकीर बाबा जैसे हवा बनकर लाडो की निगाहों से ओझल हो गए। सिर के बाल सुनहरी, वैसी ही दाढ़ी, माथे पर तिलक, कमर में लिपटी सफ़ेद धोती जिसका किनारा कंधे तक जा रहा था। इस वक्त फूलों की क्यारी के पास खड़े फूलों को निहार रहे थे कि एकाएक उनके चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। वे फौरन पलटे। कहीं कुछ भी नहीं था। परंतु अगले ही पल 10 कदमों की दूरी पर एकाएक फकीर बाबा खड़ा नजर आने लगा। गुरुवर के चेहरे पर शांत मुस्कान उभरी उसे देखकर। प्रणाम गुरुवर, फकीर बाबा ने हाथ जोड़कर कहा और आगे बढ़कर गुरुवर के चरण स्पर्श किए। कैसे हो पेशीराम? गुरुवर ने मधुर स्वर में पूछा। आपका हाथ सिर पर हो तो फिर मुझे क्या कमी है? फकीर बाबा ने आदर भाव से कहा। गुरुवर ने सिर हिलाया और सामने ही नजर आ रहे खूबसूरत मकान की तरफ बढ़ गए। फकीर बाबा गुरुवर के पीछे चल दिए। मकान में प्रवेश करते ही सामने एक व्यक्ति को देखते ही गुरुवर ने कहा, पेशीराम जी आए, जलपान का प्रबंध करो। जैसा आदेश गुरुवर। कहने के साथ ही वह व्यक्ति पलटकर चला गया। बैठक में पहुंचकर गुरुवर कुर्सी पर बैठे, परंतु फकीर बाबा नीचे बैठ गया। ये क्या पेशीराम? गुरुवर ने मुस्कुराकर कहा। कुर्सी पर बैठो, नीचे क्यों बैठ गए? मैं अपनी चादर से पाँव बाहर नहीं निकाल सकता गुरुवर। अपनी सीमा का एहसास है मुझे। पहले की बात और थी। गुरुवर के चेहरे पर मुस्कान विद्यमान थी। अब तुम विद्या ग्रहण करके विद्वान बन चुके हो। नगरी के चंद गिने चुने लोगों में तुम्हारा नाम शुमार होता है। मुझे विवश न करे गुरुवर।
मैं वही पेशीराम हूँ जो नगरी वालों की दाढ़ी बनाने घर घर जाया करता था। मैं कुछ भी बन जाऊँ, परंतु अपना बीता वक्त नहीं भूल सकता। फकीर बाबा के सर में आदर के भाव कूट कूट कर भरे थे, और फिर आपके बराबर बैठने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। गुरुवर ने हौले से सिर हिलाया। जैसी तुम्हारी इच्छा पेशीराम, कहो कैसे आना हुआ। गुरुवर, बहुत ही विकट स्थिति आ गई है। गुरुवर पुनः मुस्कुराए। कैसी विकट स्थिति? आपसे भला क्या छुपा है गुरुवर, मैं नगरी की बात कर रहा हूँ। दालू अनुष्ठान शुरू कर चुका है। हाकिम बहुत जल्द नगरी में होगा, उसे अमृत प्राप्त है। वो देवा मिन्नो की जान ले लेगा। दालू तो पागल हुआ पड़ा है। इससे पहले कि नगरी वाले अपनी देवी को देखें, वो उसे खत्म करा देना चाहता है, ताकि उसके खिलाफ कोई बोलने का साहस ना कर सके। वैसे भी दालू के पास तिलिस्मी ताज के रूप में ऐसी शक्ति है कि वो किसी की परवाह नहीं करता। कहते हुए फकीर बाबा के चेहरे पर व्याकुलता नजर आने लगी। गुरुवर का चेहरा शांत रहा, वे खामोश रहे। आपने सुना गुरुवर, मैंने जो कहा? फकीर बाबा के सर में दुख के भाव थे। अवश्य सुन रहा हूँ पेशीराम। गुरुवर की निगाह फकीर बाबा पर ही थी। आप ही कुछ कीजिए गुरुवर, तुम ही कहो, मैं क्या कर सकता हूँ। आप दालू को समझा सकते हैं कि समझाने गया था, परंतु दालू ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। गुरुवर का सर शांत था। ओह, मैं तो पहले ही कह रहा था कि दालू किसी की भी परवाह नहीं कर रहा, फकीर बाबा के होठों से निकला। परंतु वो आपको भी इनकार कर देगा, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। गुरुवर खामोश रहे। गुरुवर, एक और रास्ता है, फकीर बाबा ने कहा। कहो पेशीराम। तभी गुरुवर का सेवक जलपान का सामान रख गया। जलपान ग्रहण करो पेशीराम। आप नहीं लेंगे गुरुवर? फकीर बाबा ने गुरुवर को देखा। नहीं, हमारे व्रत के दिन चल रहे हैं। गुरुवर के होंठ हिले। जलपान ग्रहण करते हुए फकीर बाबा ने कहा, आप हाकिम को समझा सकते हैं। गुरुवर खुलकर मुस्कुरा पड़े। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं हाकिम को समझा सकता हूँ? वो आपका बेटा है गुरुवर, उसके मन में आपके लिए कुछ तो इज्जत होगी। वो आपकी बात मान जाएगा, और आपकी बात को मानकर वो देवा और मिन्नो को नहीं मारेगा। तुम गलत सोच रहे हो पेशीराम। फकीर बाबा गुरुवर को देखता रहा। गुरुवर के चेहरे पर शांति के भाव थे। पेशीराम, गुरुवर ने कहा, हाकिम मेरी औलाद होने के नाते अवश्य मेरी इज्जत करता है, परंतु वह मेरी बात नहीं मानता। वह आज़ाद विचारों का है और अपनी आज़ादी में किसी का भी दखल पसंद नहीं करता। उसके कामों में कोई रुकावट बने, ये बात हाकिम पसंद नहीं करता। अमृत प्राप्त करके उसने अपनी शक्ति गलत कामों में लगाकर मुझे धोखा दिया है। ऐसे में वो हर गलत काम कर सकता है, मेरी बात वो कभी नहीं मानेगा। फकीर बाबा के चेहरे पर विवशता के भाव नजर आए। तो क्या गुरुवर, हाकिम के दालू के मसले को हल करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? वो दोनों ताकतवर बने नगरी में आतंक फैलाते रहें और उनका कुछ ना बिगाड़ सके। गुरुवर खामोश रहे। आपके पास तो इतनी शक्ति है कि आप दालू और हाकिम के इरादों को नाकामयाब बना सकें। आप अपनी शक्ति से उन्हें रोक सकते हैं। आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल कीजिए गुरुवर। यह संभव नहीं। क्यों संभव नहीं गुरुवर? पेशीराम की आवाज़ में आग्रह के भाव थे। गुरुवर की शांत निगाह फकीर बाबा पर जा टिकी। पेशीराम, सत्य बात तो यह है कि जिसे मैंने विद्या दी हो, मैं उससे युद्ध नहीं कर सकता। ऐसा करते ही मेरी सारी शक्तियाँ छिन जाएंगी। यही वजह है कि मैंने कभी नगरी के कामों में दखल नहीं दिया, क्योंकि अपने ही शिष्यों पर गलती से मैं अपनी शक्ति इस्तेमाल ना कर दूं। दालू और हाकिम भी मेरे शिष्य हैं, इसलिए मैं इस काम में दखल नहीं दे सकता। लेकिन गुरुवर, आपने मुझे भी तो श्राप दिया हुआ है कि। हाँ। गुरुवर के होठों पर मुस्कान उभरी। जब तुम्हें श्राप दिया तब तुम मेरे शिष्य नहीं थे। फकीर बाबा कुछ ना कह सका। खामोशी से जलपान समाप्त किया। हाकिम को अमृत प्राप्त है, फकीर बाबा ने धीमे स्वर में कहा। आवश्यकता पड़ने का हाकिम को कैसे समाप्त किया जा सकता है, ये बात आपने एक किताब में लिखी थी, जो कि हमेशा नगरी की देवी के पास रहती थी, और जब मिन्नो देवी बनी तो वो किताब उसके अधिकार में आ गई। मालूम है मुझे। देवा और मिन्नो वो किताब लेने जा रहे हैं। फकीर बाबा के सर में परेशानी झलकी। वो किताब उन्हें मिलेगी गुरुवर? जवाब में गुरुवर के होठों पर मुस्कान उभरी। जवाब तो दे दीजिए गुरुवर। इस बात का जवाब आने वाला वक्त देगा। अपने मुंह से कुछ भी कहना मुनासिब नहीं। आप तो भविष्य में भी झांक सकते हैं गुरुवर। इतना बता दीजिए कि आने वाला वक्त नगरी के लिए कैसा होगा। गुरुवर मुस्कुराकर शांत स्वर में बोले, पेशीराम, अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है, तुम्हें चलना चाहिए। फकीर बाबा उठ खड़ा हुआ आग्रह भरे स्वर में बोला, जैसी गुरुवर की इच्छा। कहने के साथ ही गुरुवर के चरण स्पर्श किए और पलट कर बाहर की तरफ बढ़ गया। मन में जो सवाल थे वह वहीं थे। गुरुवर से संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिल पाया था उसे। अवश्य गुरुवर की मजबूरी रही होगी स्पष्ट कुछ न बताने के बारे में। बाहर आकर पेशीराम ने आंखें बंद करके मंत्र बुदबुदाया तो वह हवा में विलीन होता चला गया। अमरू ने गुलाब लाल के 8-10 योद्धाओं को तिलिस्म में प्रवेश कराकर उन्हें आदेश दिया कि वह अलग अलग होकर तिलिस्म में फैल जाएं और जहां भी शुभ सिंह नजर आए उसे खत्म कर दें। इसके पश्चात अमरू खुद भी देवराज चौहान और मोना चौधरी की तलाश में आगे बढ़ गया। तेज रफ्तार
आगे बढ़ता लोहे का कटोरा मोना चौधरी के मुताबिक करीब 3 घंटे बाद ही जाकर रुका और उन्हें रोशनी के दर्शन हुए, वरना सारे रास्ते में उस सड़क में गहरा अंधेरा था। कटोरा जहाँ पहुंचा वो कमरे जैसी जगह थी और वहाँ तीव्र प्रकाश फैला था। बाहर निकलो और सामने सीढ़ियाँ नजर आ रही हैं, वो चढ़ जाओ, मोना चौधरी ने कटोरे से बाहर निकलते हुए कहा। सीढ़ियाँ पार करते ही खुद को खुले में पाओगे। देवराज चौहान और रुस्तर राव इस कटोरे से बाहर निकले। और तुम? देवराज चौहान ने मोना चौधरी को देखा। मैं अभी आती हूँ। तुम इधर अकेला क्या करेला बाप? काम है, मोना चौधरी मुस्कुराई। आओ, देवराज चौहान ने कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। रुस्तर राव उसके साथ हो गया। उधर मोना चौधरी, क्या करेला? रुस्तर राव बोला। तिलिस्मी के इस रास्ते को समाप्त करेगी, देवराज चौहान ने कहा। देवराज चौहान और रुस्तर राव सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। 16 सीढ़ियाँ थी, जिनके खत्म होते ही उन्होंने खुद को खुले में पाया। दूर दूर तक पथरीला मैदान था और यहाँ सूर्य आसमान के ठीक बीचों बीच था। इससे पहले कि कोई बात करते, जहाँ से वे ऊपर आए थे वहाँ टूट फूट की तेज आवाज़ आई। दोनों फौरन उस तरफ घूमे। अंदर गड़बड़ होला, रुस्तर राव के होठों से निकला। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर सीढ़ियों से झांका तो तेजी से मोना चौधरी को सीढ़ियों पर चढ़ते पाया। अभी 2-3 सीढ़ियाँ ही बची थी कि एकाएक सीढ़ियों के ऊपर का हिस्सा टूटकर मोना चौधरी पर आ गिरा। मोना चौधरी पलटकर वापस नीचे गिरने को हुई कि देवराज चौहान ने फौरन हाथ बढ़ाकर मोना चौधरी का हाथ थामा, परंतु उसका कूलों तक का हिस्सा मलबे में दब गया और मलबा भी काफ़ी भारी था। देवराज चौहान ने मोना चौधरी को खींचा, परंतु कामयाब नहीं हो सका। तुम मुझे खींच नहीं पाओगे, मोना चौधरी दांत भींचकर बोली। यह मलबा मुझे नीचे खींच रहा है। क्या मतलब? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। यह तिलिस्म को तबाह करने की सज़ा है। क्या मतलब? देवराज चौहान के चेहरे पर उलझन नजर आने लगी। रुस्तर राव भी पास आ पहुंचा। क्या होएला बाप? मोना चौधरी ने ऊपर से झांकते देवराज चौहान और रुस्तर राव को देखा। सज़ा के बारे में तुम क्या कह रही हो? देवराज चौहान ने पुनः पूछा। इस सवाल का जवाब बाद में दूंगी, बातों में वक्त खराब मत करो, मोना चौधरी ने जल्दी से कहा। मेरे ऊपर जो मलबा पड़ा है उसे हटाओ। ये तिलिस्मी मलबा है, मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है ताकि अपने में समेट कर मेरे को ख़त्म कर सके। लेकिन तुम तो नगरी की देवी का ही चाहती हो, तिलिस्म तुम्हारी ही देन है। ऐसे में देवराज चौहान, तिलिस्म के भी कुछ कायदे कानून होते हैं। इस वक्त उन्हीं कानून कायदों का शिकार मुझे होना पड़ रहा है। बात है बाद में, किसी तरह मलबा मुझ पर से हटाओ। देवराज चौहान ने महसूस किया मोना चौधरी को वास्तव में कोई नीचे खींच रहा है, क्योंकि मोना चौधरी के हाथ को पकड़े उसकी बाह में खिंचाव से महसूस हो रहा था। बाप, रुस्तर राव बोला, बाद में समझेला कि रगड़ा क्या हुएला। पहले अपन को मोना चौधरी के बदन पर पड़ा मलबा हटाने का है। अपन मोना चौधरी का हाथ पकड़ेला है, तुम हाथ पकड़कर मोना चौधरी को संभाल नहीं सकते। देवराज चौहान ने सोच भरे सर में कहा। क्यों बाप? मलबे में जैसे कोई अनजानी शक्ति है जो उसे नीचे खींच रही है। इस वक्त मुझे पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ रहा है मोना चौधरी को संभालने के लिए। ओह समझेला बाप, पढ़िए आज़ाद कैसे हुएला? रुस्तर राव के होठ सिकुड़े। देवराज चौहान ने हालातों का जायजा लिया। रुस्तम, यस बाप, तुम नीचे उतरो, सावधानी से, लुढ़क मत जाना, हाथ से वो मलबा उठाओ, देवराज चौहान ने कहा। पर नीचे उतरने का जगह कहाँ होएला? एक सीढ़ी के बाद तो मोना चौधरी पड़ेला, मलबा तो कमर से लेकर पैरों तक पड़ेला है, रुस्तर राव ने उलझन भरे सर में कहा। देवराज चौहान जानता था कि रुस्तर राव ठीक कह रहा है, परंतु मोना चौधरी को भी बचाना था। पहला कदम दूरी पर रखो, देवराज चौहान ने कहा। दूसरा, मोना चौधरी की कमर पर रखकर खड़े हो जाओ और आहिस्ता से झुककर मोना चौधरी से मलबा हटाना शुरू कर दो। रुस्तर राव ने मोना चौधरी को देखा। देवराज चौहान ने महसूस किया कि अब कोई मोना चौधरी को जोरों से नीचे खींचने लगा है। देवराज चौहान ने दूसरा हाथ भी मोना चौधरी की कलाई पर टिका दिया। मोना चौधरी को अपुन के उस पर खड़े होने से तकलीफ होएला, रुस्तर राव ने कहा। देवराज चौहान जो कह रहा है वही करो, मुझे तकलीफ होने की परवाह मत करो, मोना चौधरी तेज स्वर में कह उठी। इसके बाद रुस्तर राव नहीं रुका। वो फुर्ती के साथ आगे बढ़ा और पहली सीढ़ी पर पाँव रखने के बाद दूसरा पाँव कंधे पर रखा और फिर दोनों पैर मोना चौधरी की कमर पर जा टिके थे। इसके साथ ही वो झुका और मोना चौधरी पर पड़ा मलबा, जो कि छोटे छोटे पत्थरों के रूप में था, उठाकर एक तरफ फेंकने लगा। इसके साथ ही रुस्तर राव को महसूस हुआ कि छोटा छोटा पत्थर भी एक ईंट से ज़्यादा भारी है। 10 मिनट लगे रुस्तर राव को मलबा हटाने में। उसके बाद वो वापस ऊपर आ गया। मोना चौधरी उठी और बाकी की सीढ़ियाँ तय करके ऊपर आ गई। तब देवराज चौहान ने उसका हाथ छोड़ा। मोना चौधरी के चेहरे पर थकान के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। इसका मतलब तुम मरते मरते बची हो? देवराज चौहान ने उसे देखा। मोना चौधरी ने गंभीर निगाहों से देवराज चौहान को देखा। अभी तक तो जो हुआ वो कुछ भी नहीं था। मोना चौधरी के सर में व्याकुलता थी, परंतु जो अब होगा उसका मुकाबला बहुत भारी पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है। मैं समझा नहीं, क्या हुए अब? रुस्तर राव की आंखें सिकुड़ी। 2 पल की सोच के बाद मोना चौधरी क्या उठी। अपने ही बनाए तिलिस्म को तोड़ा जाए तो किसी एक जगह पर तिलिस्मी ताकत से मुकाबला करना होता है, और तो उस तिलिस्मी ताकत ने यहाँ पर हमें घेरा है।
तिलिस्मी विद्या सिखाते वक्त ही ये बात समझा दी जाती है कि तिलिस्म बनाने के बाद खुद ही उसे तबाह करने पर तिलिस्मी ताकत से टक्कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि अदृश्य ताकत वाले तिलिस्म में भी जान है और वो खुद को बचाने का पूरा हक रखता है। तुम्हारा मतलब है कि मलबे के रूप में वो तिलिस्मी ताकत थी जो तुम्हें नीचे खींच रही थी? देवराज चौहान बोला। हाँ। अब वो कहाँ है? देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती के भाव उभरे। तिलिस्मी ताकत पास ही किसी रूप में है। यहाँ से हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि ताकत की इजाज़त ना मिल जाए, क्योंकि जब तिलिस्मी ताकत रोकती है तो अपने दुश्मन को जाने नहीं देती और सख्त प्रहार करके तबाह करने वाले को ख़त्म करने का प्रयास करती है। मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। पड़वो किधर को हिला बाप? अपन कहते कहते रुस्ता राव रुक गया। देवराज चौहान और मोना चौधरी ने देखा। कुछ ही कदमों के फासले पर 25 बरस का खूबसूरत युवक खड़ा कठोर निगाहों से मोना चौधरी को देख रहा था। उसके कपड़े दूध की तरह उजले थे और बेहद आकर्षक था। नगरी की कुलदेवी का तिलिस्म में स्वागत है। उस युवक का लहजा कठोरी था। यह मालूम होते ही कि तिलिस्म देवी वापस लौटाई, मैं शालीन रूप में आया हूँ। कोई और होता तो कुरूप बनाकर आता और उससे इतने आराम से बात भी नहीं करता जो मेरी हत्या कर रहा है। मोना चौधरी खामोश रही। मैं कुलदेवी से जानना चाहता हूँ कि मुझसे सेवा में कहाँ कमी रह गई जो मुझे तबाह किया जा रहा है। तुमसे कहीं कोई कमी नहीं रही तिलिस्म, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। तो फिर मुझ पर यह जुल्म क्यों? मैं मजबूर हो गई हूँ ऐसा करने के लिए। मुझे मजबूरी बताई होती मैं तुम्हारी मदद करता। तुम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते थे तिलिस्म, क्योंकि तुम्हारा खौफ दिखाकर दालू ने नगरी वालों को दहशत में डाला हुआ है। दालू तुम्हारा जगह जगह पर गलत इस्तेमाल कर रहा है। दालू और अधिक फायदा न उठा सके, इसके लिए तुम्हें ख़त्म करना ज़रूरी हो गया था। मोना चौधरी की निगाह तिलिस्म पर थी। मुझे बनाते वक्त तुम्हें सोचना चाहिए था कि मैं फ़ायदा देता हूँ तो नुकसान भी देता हूँ। ये तुम्हारी मर्ज़ी पर निर्भर नहीं करता कि जब चाहा मुझे बना दिया और जब चाहा तबाह कर दिया। तुम कहीं पर मुझे थोड़े बहुत क्षति पहुँचाती तो जुदा बात थी, लेकिन तुम तो मुझे पूरे ही तबाह करने पर तुल गई हो। मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। इसकी सज़ा तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हर हाल में मिलकर रहेगी। ऐसा मत करो तिलिस्म, मोना चौधरी कह उठी। हम तो तुम्हारी ताकत के सहारे दूसरों पर कब्जा जमाते हैं। ऐसे में तुम ही मुझे सज़ा दो, ये तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम क्या चाहती हो कि तुम मुझे तबाह करती रहो, मैं खुद को बर्बाद होते देखता रहूं? 150 बरस से मैं तुम्हारे इशारे पर यहाँ मौजूद हूँ और अब तो यहाँ मेरा मन भी लग गया है। नहीं, तिलिस्म का सर बेहद सख्त हो गया। तुम्हें हर हाल में सज़ा मिलकर ही रहेगी। फिर उसने देवराज चौहान को देखा। अब तक देवी अपने किए की सज़ा पा गई होती अगर तुमने देवी का हाथ पकड़कर सहारा ना दिया होता। ऐसा करके तुम भी मेरे दुश्मन बन गए हो। बाप, रुस्तरा कड़वे सर में बोला। अपन भी तुम्हारा दुश्मन होएला। अपन ने मोना चौधरी के ऊपर से तिलिस्मी पत्थर हटाएला। तिलिस्म के होठों से गुस्से से भरी फुमकार निकली। तभी मोना चौधरी जल्दी से कह उठी। तिलिस्म, मैं अपने साथियों से चंद बातें करना चाहती हूँ। ज़्यादा समय नहीं दूंगा। तिलिस्म के समय पर चेहरे पर मौत नाचने लगी थी। मोना चौधरी देवराज चौहान रुस्तरा राव के पास पहुंचकर धीमे स्वर में कह उठी। तिलिस्म का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तिलिस्म की ताकत का अंदाज़ा तो तुम दोनों को अब तक हो गया होगा। इस वक्त अपनी पूर्ण ताकत के साथ हमारे सामने मौजूद है और पर ये तो चौपाटी वाला कोई छोकरा लगेला है। रुस्तरा राव कह उठा। देवराज चौहान ने तिलिस्म पर निगाह मारी। इसके रूप पर मत जाओ, ये कोई भी रूप बना सकता है। मोना चौधरी की आंखों में व्याकुलता चमक रही थी। अब सवाल है इसका मुकाबला कैसे किया जाए। मेरे पास लकड़ी का वो टुकड़ा है जो बेलन है। तिलिस्म से भरा वो लकड़ी का टुकड़ा इसी की तो देन है। मोना चौधरी क्या उठी। देवराज चौहान होठ बीच कर रह गया। ये तो बाप बहुत झमेले वाला मामला बनेला है। रुस्तरा राव परेशान से क्या उठा। इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तुम्हें कुछ तो मालूम होगा? देवराज चौहान ने पूछा। सच तो यह है कि तिलिस्म को ख़त्म किया ही नहीं जा सकता। तो इस वक्त जिस रूप में हमारे सामने उसे देखो। इसने जो कपड़े पहन रखे हैं उसे देखो। मोना चौधरी गंभीर स्वर में कह रही थी। अगर इसकी कोई चीज़ हाथ में आ जाए तो ये हमारी जान लिए बिना हमें छोड़कर चला जाएगा और मन में हमारे लिए बैर का भाव निकाल देगा। परंतु इसकी किसी भी चीज़ पर कब्जा कर पाना आसान नहीं। ये अपनी जगह खड़े खड़े एक पल में हमें खाक में मिला सकता है। फिर इसका क्या करेला बाप? रुस्तरा राव सकपका उठा। मोना चौधरी वहाँ से हटी और 2 कदम आगे बढ़कर तिलिस्म से कह उठी। तुम हमें माफ़ नहीं कर सकते तिलिस्म? नहीं। तिलिस्म की आवाज़ में मौत से भरी भरपूर कठोरता थी। सज़ा के तौर पर तुम दोनों को मौत अवश्य मिलेगी। अगर तुम नगरी की कुलदेवी ना होती तो कब की तुम्हें मौत हासिल हो चुकी होती। मोना चौधरी के चेहरे पर तीखापन आ गया। किस प्रकार की तुम हमें मौत देना चाहते हो? ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम कैसे मरना पसंद करोगी। तिलिस्म ने सुलगते स्वर में कहा। मैं और मेरे साथी एक साथ तुमसे 2-2 हाथ करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि खुद को बचाने की असफल कोशिश करते हुए मरें। मुझे कोई एतराज़ नहीं। तिलिस्म की आवाज़ में मौत के भाव थे। मोना चौधरी ने पलटकर देवराज चौहान और रुस्तरा राव को देखा। हम तिलिस्म के साथ हाथों से लड़ेंगे, तीनों एक साथ। हमें क्या कोशिश करनी है वो बता ही चुकी हूँ। देवराज चौहान की निगाह तिलिस्म पर जा टिकी।
चेहरे पर एकाएक खतरनाक भाव नजर आने लगे थे। आंखें जैसे सुलग उठी थी। वो एक एक शब्द चबा कर कह उठा, तिलिस्म से मैं अकेला मुकाबला करूंगा। नहीं। मोना चौधरी के होठों से तेज स्वर निकला। ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। हजारों लोगों की फौज भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं जो कह रहा हूँ वही होगा, देवराज चौहान ने सुलगते स्वर में कहा। मोना चौधरी एकाएक व्याकुल हो उठी थी। तुम तिलिस्म की शक्ति को पहचान नहीं पा रहे। तिलिस्म की शक्ति से मैं तुमसे ज़्यादा परिचित हो चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि तिलिस्म की ताकत के सामने मेरी तिनके जैसी भी हैसियत नहीं है। देवराज चौहान ने दांत बीचे एक एक शब्द चबाकर कहा। लेकिन यह मेरा फैसला है कि तिलिस्म से मैं अकेला मुकाबला करूंगा। रुस्तम राव भी व्याकुल हो उठा था। हम तीनों मुकाबले के दौरान उसका ध्यान हटाकर अपनी कोशिश में सफल हो सकते हैं। शायद उसके सामने सिर्फ तुम ही रहोगे तो वो धोखा कैसे खाएगा। मोना चौधरी ने समझाने की चेष्टा की। इन बेकार की बातों में तुम वक्त बर्बाद कर रही हो मोना चौधरी। तिलिस्म से मैं अकेला ही मुकाबला करूंगा। अगर मैं कामयाब ना हो सका तो फिर तिलिस्म के साथ मिलकर बाद में जो मन में आए करती रहना। मोना चौधरी ने आहत भाव से रुस्तम राव को देखा। तुम ही इसे समझाओ कि तिलिस्म से फौरन खत्म कर देगा, मोना चौधरी ने कहा। बाप, रुस्तम राव बेचैन से कह उठा। मोना चौधरी ठीक बोला कि तुम। परंतु देवराज चौहान के होठों पर जो मुस्कान उभरी उसे देखकर रुस्तम राव खामोश हो गया। उसके होठ भिज गए। देवराज चौहान के चेहरे पर मौत से भरी मुस्कान आ ठहरी थी। तुम समझाते क्यों नहीं इसे, मोना चौधरी कह उठी। रुस्तम राव ने मोना चौधरी को देखकर गहरी सांस ली। अपन इसे क्या समझाएला बाप, ये तो अपन को समझाएला है। क्या मतलब? देवराज चौहान जो बोला वही करेला, कोई फायदा नहीं होला बोलने का। मोना चौधरी ने दांत बींच लिए। देवराज चौहान ने सुलगती निगाहों से तिलिस्म को देखा। तिलिस्म के चेहरे पर मुस्कान नाच उठी। अभी भी वक्त है देवराज चौहान, मेरी बात मान जाओ, मोना चौधरी तेज स्वर में बोली। देवराज चौहान तिलिस्म की तरफ बढ़ा। एक पल के लिए तो लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। मोना चौधरी और रुस्तम राव जैसे सांस रोककर मौत के तमाशे का इंतजार कर रहे थे, जिससे कि 100% देवराज चौहान की मौत से भरी हार थी। तिलिस्म से 2 कदम पहले ठिठका देवराज चौहान। तिलिस्म पुनः मुस्कुराया। रुक क्यों गए? तिलिस्म का स्वर शांत था। आओ, पहला वार तुम करो मुझ पर। देवराज चौहान के होठों पर जहर से बुझी मुस्कान नाच उठी। क्यों, पहला वार तुम क्यों नहीं करते? देवराज चौहान ने कहा। मेरे वार के बाद तुम वार करने के लिए जिंदा नहीं रहोगे, जबकि मैं चाहता हूं कि जो मेरे मुकाबले पर खड़ा हो वो कम से कम एक बार तो मुझ पर वार कर सके। तिलिस्म के होठों पर मुस्कान थी। अभी भी मेरी बात मान जाओ देवराज चौहान, मोना चौधरी कह उठी। हम दोनों को साथ ले लो वरना तुम अकेले कुछ नहीं कर सकोगे। और मोना चौधरी के शब्दों पर ध्यान न देकर देवराज चौहान तिलिस्म से बोला। ठीक है, बताओ, पहला बार तुम्हारे जिस्म के कौन से हिस्से पर करूं? जहां भी तुम चाहो, तिलिस्म ने कहा। तो अपना चेहरा आगे करो, मैं तुम्हारे चेहरे पर घूंसा मारूंगा। तिलिस्म की आंखें सुकड़ी। तुम मुझे किसी चाल में फंसाना चाहते हो? देवराज चौहान के होठों पर तीखी मुस्कान उभरी। मोना चौधरी ने रुस्तम राव को देखा। देवराज चौहान पक्का गड़बड़ करेला है, इसकी खोपड़ी में कुछ होएला। रुस्तम राव के स्वर में अजीब से भाव थे। तुम मुझसे डर रहे हो? देवराज चौहान ने कहा। तिलिस्म किसी से नहीं डरता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे किसी चाल में फंसाना चाहते हो। तिलिस्म तो खुद चालों का मालिक है, देवराज चौहान ने कहा। अगर तुम सच कह रहे हो तो बताओ कि मैं क्या वास्तव में कोई चाल चलना चाहता हूँ? तिलिस्म कई पलों तक देवराज चौहान को देखता रहा। अब तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं कि मेरा वार बर्दाश्त कर सको, खुद को तिलिस्म कहते हो? तिलिस्म अजीब से अंदाज में मुस्कुरा पड़ा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने इस वार की आड़ में कोई चाल चलने जा रहे हो, परंतु मैं तुम्हें चाल चलने का पूरा मौका देता हूँ, क्योंकि तिलिस्म की यानी कि मेरी मौत कभी भी नहीं हो सकती। लो, करो अपना चाल से भरा वार। मोना चौधरी और रुस्तम राव की नजरें मिली। देवराज चौहान जरा सा और आगे बढ़ा, तिलिस्म की आंखों में झांका। मैं एक ही बार में तुम्हें समाप्त कर दूंगा, देवराज चौहान ने कहा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे ये शब्द मुझे उलझाने के लिए हैं। तिलिस्म तो दूसरों को उलझाता है, तुम बेकार मुझ पर अपनी कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी बातों से मुझ पर कोई असर नहीं होगा, तिलिस्म बोला। तभी देवराज चौहान का हाथ उठा, घूसे के रूप में बाँह लहराई और हाथ तिलिस्म के माथे और फिर सिर से टकराता हुआ वापस आ गया। तिलिस्म की आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान की एक टक निगाह तिलिस्म पर थी, चेहरे पर गंभीरता थी। मोना चौधरी और रुस्तम राव की नजरें मिली। तिलिस्म अब देवराज चौहान को पलक झपकते ही राख में मिला देगा, मोना चौधरी के होठों से निकला। तिलिस्म के चेहरे पर बेचैनी सी नजर आई। मैं अपना वार कर चुका हूँ तिलिस्म, अब तुम्हारी बारी है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तुम अपनी चाल चल गए। मेरी ही लापरवाही रही थी कि देवी की वजह से मैंने तुम लोगों को हाथों से मुकाबला करने की इजाज़त दे दी। अब मैं तुम लोगों को खत्म नहीं कर सकता। तिलिस्म का स्वर शांत था। मोना चौधरी और रुस्तम राव चौंके। तुम बहुत समझदार हो, तिलिस्म ने कहा। मैं नहीं जानता था कि तुम इस तरह मुझे धोखा देकर खुद को बचाने में सफल हो जाओगे। मैं जा रहा हूँ। इन शब्दों के साथ ही देवराज चौहान के सामने खड़ा तिलिस्म एकाएक निगाहों से ओझल हो गया।
देवराज चौहान मोना चौधरी और रुस्तम राव की तरफ पलटा। मोना चौधरी और रुस्तम राव हक्के बक्के उलझन से भरे खड़े थे। कई पलों तक उनके मुंह से कोई बोल नहीं फूटा। देवराज चौहान का चेहरा शांत था। ये क्या होला बाप? रुस्तम राव के होंठ हिले। जवाब में देवराज चौहान ने अपना घूंसे वाला हाथ आगे कर दिया। हाथ की उंगलियों के बीच 3-4 छोटे छोटे बाल फंसे हुए थे। हाथ तो खाली। ओह, ये बाल किधर से आया बाप? रुस्तम राव के होठों से निकला। मोना चौधरी के चेहरे पर अजीब से भाव आ गया। ये तिलिस्मी के सर के बाल हैं। मोना चौधरी क्या उठी। हाँ, तुमने कहा था कि तिलिस्मी की किसी चीज़ पर कब्जा कर लिया जाए तो वो दोस्तों की तरह पेश आएगा और जान नहीं लेगा। ऐसे में सबसे आसान चीज़ उसके सिर के बाल थे, जो आसानी से हथियाए जा सकते थे। किसी और चीज़ को पाने में कामयाबी ना मिलती या फिर देर हो जाती। मोना चौधरी के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। वाह बाप, ये तो तीर मारेला है तू। रुस्तम राव हंस पड़ा। तुमने बहुत बड़ा खतरा उठाया देवराज चौहान। मोना चौधरी के होठों से मुस्कुराहट बड़े शब्द निकले। अगर तुम्हारी ये कोशिश सफल न होती तो तिलिस्म में फ़ौरन तुम्हारी जान ले लेनी थी। देवराज चौहान ने फ़ौरन सहमति में सिर हिलाया। तुम ठीक कहती हो, लेकिन अगर हम तीनों तिलिस्म को घेरने की चेष्टा करते तो उस बात में मेरी निगाहों में शायद ज़्यादा खतरा था। देवराज चौहान भी मुस्कुराया। बाप, कान किधर से भी पकड़ेला, काम होएला पूरा होएला। देवराज चौहान ने हाथ झाड़े तो उंगलियों में फंसे बाल नीचे कहीं गिरे। तिलिस्म को पार पाना सबसे कठिन काम था, लेकिन तुमने बेहद आसानी के साथ काम निपटा लिया। मोना चौधरी ने कहा। मन में यही डर था कि तिलिस्म का मुकाबला करते वक्त कुछ भी हो सकता है। अब रास्ते में हमारे सामने ऐसा कोई खतरा नहीं आएगा जिसके बारे में सोचना पड़े। हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद तीनों आगे बढ़ गए। सूर्य सिर पर चढ़ा हुआ था। सामने दूर दूर तक पथरीला मैदान नजर आ रहा था। कुछ आगे बढ़ने पर रुस्तम राव ने कहा, बाप, भूख लगेला है। आधे घंटे बाद ये बंजर मैदान समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हरी जगह है। हम किसी पेड़ के छाँव में बैठकर खाना खाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मोना चौधरी ने कहा। चलेगा बाप, रुस्तम राव ने सहमति में सिर हिलाया। वे आगे बढ़ते रहे। 25-30 मिनट में ही देवराज चौहान, मोना चौधरी और रुस्तम राव उस बंजर मैदान को पार कर गए और हरियाली से भरा रास्ता शुरू हो गया था। शुरू शुरू में पेड़ नजर आए, फिर पाँव के नीचे थोड़ी थोड़ी घास भी नजर आने लगी, जो कि बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद तीनों ऐसी जगह में पहुंचे जहाँ सामने छोटा सा बाग था। बाग के पेड़ की छाँव में खाना खाएगा बाप? रुस्तम राव बोला। बाग में प्रवेश करने की गलती मत करना, मोना चौधरी ने मुस्कुरा कर कहा। क्यों बाप? रुस्तम राव ने मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी ठटकी। देवराज चौहान और रुस्तम राव भी रुक गए। इस बाग में गिर्द तिलिस्मी लकीरें हैं, जो जाने वाले को नहीं रोकती, परंतु बाग में जाने के बाद तिलिस्मी लकीरें बाहर नहीं निकलने देती और बाग में प्रवेश करने वाला अपनी याददाश्त खो बैठता है। याददाश्त खोएला? रुस्तम राव हैरानी से बोला। हाँ, वह अपना नाम, काम, अपने बारे में सब कुछ भूल जाता है। पर बाप, ऐसा होता तो कोई तो बाग में फंसा होएला। फंसने वाला, जिसे कि कुछ भी याद नहीं होता, आखिरकार बाग के ठीक बीचों बीच बनी सीढ़ियों के नीचे उतर जाता है। वो गहरे तिलिस्म में जा फंसता है, मोना चौधरी ने बताया। रुस्तम राव ने बाग में नजर दौड़ाई, परंतु कोई सीढ़ियाँ नजर नहीं आई। तुम्हें इस तरह सीढ़ियाँ नजर नहीं आएंगी? उसकी निगाहों का मतलब समझकर मोना चौधरी कह उठी। जब बाग में पहुंचकर बाहर नहीं निकल सकोगे, याददाश्त भूल जाओगे, तो सीढ़ियाँ नजर आएंगी। मैं अभी यहाँ का तिलिस्म काट देती हूँ, उसके बाद खाना खाएंगे। रुकेला बाप, मोना चौधरी ने रुस्तम राव को देखा। अपन अगर बाग में पहुँचेला तो तिलिस्म खत्म होते ही अपन ठीक होएला। हाँ, मोना चौधरी इसके प्रश्न का मतलब समझ गई। तो अपन बाग में जाए लाए। कहने के साथ ही रुस्तम राव आगे बढ़ा और बाग में प्रवेश कर गया। देवराज चौहान और मोना चौधरी की निगाहें मिली। इसे पुकार कर देखो, मोना चौधरी ने कहा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया, फिर रुस्तम राव को आवाज़ लगाई, रुस्तम। परंतु बाग में प्रवेश कर चुके रुस्तम राव पर देवराज चौहान के पुकारने का कोई असर नहीं हुआ। वह अनजान सा बाग में आगे बढ़ता रहा। रुस्तम, देवराज चौहान ने तेज स्वर में पुकारा। एक बार जवाब में रुस्तम राव की गर्दन इधर उधर हिली, उन्हें भी देखा। उसके बाद वो पुनः बाग में आगे बढ़ने लगा। यह अब अपनी याददाश्त भूल चुका है। अपना नाम तो क्या, अब ये हमारे चेहरे भी नहीं पहचानता, मोना चौधरी ने कहा। मैं भी बाग का तिलिस्म काटती हूँ। इसके साथ ही मोना चौधरी घुटनों के बल नीचे बैठी ज़मीन को हाथ लगाया और उसके बाद हाथ जोड़ते हुए आंखें बंद की और होठे ही होठों में मंत्र बुदबुदाने लगी। वो अमरू ही था, जो कि पेड़ की छाव में बैठा सुस्ता रहा था कि उसने मैदान की तरफ से देवराज चौहान, मोना चौधरी और रुस्तम राव को आते देखा। फौरन सतर्क होकर अमरू पेड़ के मोटे तने की ओट में छिपकर उन्हें देखने लगा। इस वक्त वो तना मात्र 10 कदम दूर था, जिसके पीछे अमरू छिपा था। उसने तीनों की बातें सुनी। उसका काम तो देवराज चौहान और मोना चौधरी की खबरों को गुलाब लाल तक पहुंचाना था, परंतु उसके शैतानी दिमाग में उल्टी हरकतें पहले आईं। वो जानता था कि देवराज चौहान यानी देवा तिलिस्मी हरकतों से नावाकिफ है। जब मोना चौधरी बाग के तिलिस्म को हटाने के लिए व्यस्त हुई
तो अमरू ने नीचे से बेहद छोटा सा पत्थर उठाया और जल्दी से होठों से कुछ बुदबुदाकर पत्थर देवराज चौहान पर फेंका। देवराज चौहान को पत्थर लगा तो वो फौरन पलटा। अमरू तने के पीछे से निकल आया था, दोनों की निगाहें मिली। अगले ही पल देवराज चौहान के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। वो सब कुछ भूल गया, अपने बारे में, हालातों के बारे में, किसी भी बात के बारे में कुछ भी याद ना रहा। दीवारों की तरह खड़ा रह गया। अमरू दबे पांव बेआहट आगे बढ़ा और पहुंचकर देवराज चौहान का हाथ थामा और होठे ही होठों में कुछ बुदबुदाया। दूसरे ही पल अमरू और देवराज चौहान जैसे हवा में गुम होते चले गए। मोना चौधरी को एहसास न हो पाया कि उसके करीब ही क्या हुआ। मोना चौधरी ने जो ही आंखें खोली तो बाघ तिलिस्म से मुक्त हो गया। उसने अपने हाथों से ज़मीन को छुआ और उठ खड़ी हुई। तभी कानों में रुस्तम राव की आवाज़ पड़ी, आए अपुन, इधर कैसे आयला? अपुन ने तेरे को बाग में आने के वास्ते बोला था। उसके बाद कुछ भी याद नहीं आयला कि क्या होइला। मोना चौधरी मुस्कुराई और बाग में प्रवेश कर गई। मैंने पहले ही कहा था कि बाग में कदम रखते ही याददाश्त गुम हो जाएगी, मोना चौधरी बोली। देवराज चौहान किधर होला? रुस्तम राव की बात सुनते ही मोना चौधरी ठिठकी। वो तो यही सोच रही थी कि देवराज चौहान उसके पीछे आ रहा है। वो फौरन पलटी। देवराज चौहान अब वहाँ कहाँ था? रुस्तम राव पास आ पहुंचा। सूसू करने गया क्या बाप? वो यहीं था, मोना चौधरी के होंठों से निकला। यहाँ पे कहाँ? एकाएक मोना चौधरी की आंखों से बेचैनी नाच उठी। होंठ भिज गए, आंखें हर तरफ फिर चुकी थी, परंतु उसे मनचाहा कुछ भी नजर नहीं आया। देवराज चौहान, मोना चौधरी पूरे स्वर में चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं। किधर को एला देवराज चौहान? रुस्तम पुकार उठा। जवाब आने का मतलब ही नहीं था। मोना चौधरी बाग से बाहर निकली और पेड़ों के बीच जाकर इधर उधर निगाहें घुमाने लगी, परंतु देवराज चौहान पर तो अमरू काबू पाकर उसे गायब कर चुका था। अपन को पक्का लगेला है कि कोई गड़बड़ होएला है। रुस्तम चिंता भरे सर में क्या उठा। देवराज चौहान इस मौके पर किधर को भी सरकने का? मोना चौधरी के होंठ पिचे हुए थे, निगाहें हर तरफ दौड़ रही थी। तुम क्या सोचेला? मोना चौधरी ने सोच भरी सख्त निगाहों से रुस्तम राव को देखा। बात बिगड़ चुकी है रुस्तम राव, अपन नहीं समझेला। हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ऐसा कोई शख्स यहाँ मौजूद था जो तिलिस्मी विद्या के साथ साथ दूसरी शक्तियों का भी मालिक था। वह अपनी शक्ति के बल का प्रयोग करते हुए देवराज चौहान को चुपके से यहाँ से ले गया। चूँकि देवराज चौहान तिलिस्म से वाकिफ नहीं है, इसलिए वो जो कोई भी है देवराज चौहान को तिलिस्म कहीं छोड़ देगा। मोना चौधरी का स्वर कठोर हो गया था। देवराज चौहान को हमसे जुदा करके हमें कमज़ोर करने की चेष्टा की गई है, लेकिन वो कौन होएला? दालू का आदमी होगा या गुलाबलाल का होगा, परंतु अपनी कोशिश में सफल नहीं हो सकेगा। मैं सारे तिलिस्म तोड़ती जा रही हूँ। ऐसे में देवराज चौहान का किसी भी तिलिस्म में फंसना संभव नहीं। अगर वो कहीं फंसा भी तो तिलिस्म टूटते ही वो आज़ाद हो जाएगा। मोना चौधरी का सोच से भरा स्वर गुस्से और गंभीरता से भरा था। परंतु मेरे सामने अब कई परेशानियाँ आएंगी। कैसे बाप? रास्ते में कुछ ऐसे तिलिस्म हुआ जो सिर्फ देवा के या फिर देवा और मिन्नो के नाम से हैं। तिलिस्म के उन तानों को देवराज चौहान की मौजूदगी के बिना नहीं तोड़ा जा सकता। फिर क्या बोला बाप? ऐसे में हमने दूसरे रास्ते से आगे बढ़ना होगा, जो कि लंबा होगा और तिलिस्म से निकलकर महल तक पहुंचने में एक आध दिन और ऊपर लग सकता है, मोना चौधरी ने कहा। यह तो गड़बड़ हुआ, रुस्तम राव के ओटों से निकला। दालू अनुष्ठान को पूरा कराएला और हाकिम नगरी में मौजूद हो जाएला। तुम ठीक कहते हो, लेकिन अब मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकती। तिलिस्म में कई ऐसे रास्ते हैं जिन्हें तभी पार किया जा सकता है जब देवा साथ हो, और अब इन रास्तों को छोड़कर कुछ लंबे रास्ते तय करने पड़ेंगे। मोना चौधरी की निगाह पुनः इधर उधर गई। अब क्या होएला बाप? तिलिस्म तो अपन के लिए पागल खाने से कम नहीं होएला। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। मोना चौधरी के ओट बिछ गए। उसके बाद बाग में मौजूद पेड़ की छाँव तले बैठकर दोनों ने खाना खाया। खाने के दौरान उनमें ज़्यादा बातें न हुई। मोना चौधरी गहरी सोच में डूबी थी और रुस्तम और देवराज चौहान के इस तरह गायब हो जाने की वजह से परेशान हो उठा था। जिसने भी देवराज चौहान को गायब किया, मोना चौधरी बोली, उसे तुम आसानी से देख सकते थे और मुझे आगाह कर सकते थे, अगर तुम बाग में याददाश्त भूलकर उस वक्त भटक ना रहे होते। जवाब में रुस्तम राव से सिर हिलाकर रह गया। खाना समाप्त करके मोना चौधरी और रुस्तम राव पुनः आगे बढ़ गए। हरे भरे जंगल जैसी जगह में अमरू देवराज चौहान को लेकर पहुंचा। देवराज चौहान अभी भी सुध-बुध खोए हुए था। अमरू देवराज चौहान को वहीं छोड़कर कुछ दूर पेड़ के तने के पीछे जा छुपा और नीचे से छोटा सा पत्थर उठाकर मन ही मन कोई मंत्र पड़ा और फिर उस पत्थर को देवराज चौहान पर फेंककर तने की ओट में हो गया। वो छोटा सा मंत्र वाला पत्थर देवराज चौहान को लगते ही मस्तिष्क में करंट सा पैदा हुआ और उसकी सुध-बुध वापस आ गई। खुद को नई जगह पाकर उलझन में भर गया देवराज चौहान। वह समझ नहीं पाया कि यहाँ कैसे आ गया और मोना चौधरी रुस्तम राव कहाँ है। देवराज चौहान ने इधर उधर घूम कर देखा, कोई नज़र नहीं आया। रुस्तम, मोना चौधरी, देवराज चौहान ने ऊंचा स्वर में पुकारा, परंतु जवाब कहाँ से मिलना था। अमरू सावधानी से पेड़ की ओट में रहा। देवराज चौहान को नजर नहीं आ सका। धीरे धीरे देवराज चौहान को ध्यान आया कि जब मोना चौधरी बाग का तिलिस्म तोड़ने जा रही थी तो पीठ पर कुछ लगने पर जब उसने पीछे देखा तो अमरू को खड़े पाया था और उससे निगाहें मिलने के पश्चात उसे कुछ भी याद नहीं रहा था और अब खुद को यहाँ पाया। देवराज चौहान को समझते देर न लगी कि अमरू ने चालाकी से उसे मोना चौधरी और रुस्तम राव से अलग कर दिया है। पहले भी एक बार अमरू ने उसे गहरे तिलिस्म में फंसा दिया था।
ये जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित उपन्यास ताज के दावेदार। अब देवराज चौहान के पास आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता, कोई लक्ष्य नहीं था, कोई मंजिल नहीं थी, और यूं रुके रहने का भी कोई फायदा नहीं था। इसलिए सामने जो भी दिशा थी, देवराज चौहान उसी रास्ते पर आगे बढ़ गया। पेड़ के तने के पीछे छिपा अमरू चेहरे पर जहरीली मुस्कान समेटे देवराज चौहान को दूर जाते देखता रहा। उसके बाद वो स्वयं अन्य दिशा की तरफ बढ़ गया। शुभ शुभ सिंह, प्रताप सिंह और कीरत लाल पर लंबे सफर के बाद थकान हावी हो गई, तो वो तीनों छोटे से खंडहर में विश्राम के लिए ठहर गए। गर्मी अवश्य अभी भी थी, परंतु धूप से तो कम से कम उन्हें राहत मिली थी। मेरे ख्याल में हम अपना वक्त खराब कर रहे हैं, कीरत लाल थके लहजे में कह उठा। दोनों ने उसे देखा। क्या मतलब? कुलदेवी से हमारी इस तरह मुलाकात नहीं होने वाली, कीरत लाल ने कहा। एक तो हमें यह नहीं मालूम कि देवी तिलिस्मी की कौन सी परत में है। बेशक देवी इसी परत पर हो, परंतु हमें उसकी मौजूदगी का कोई पता नहीं। हमारे पास कोई दिशा ज्ञान नहीं। कीरत लाल की बात तो सही है, प्रताप सिंह ने कहा। इतने विशाल तिलिस्म में हम देवी को कहाँ पा सकेंगे, जबकि हमें देवी के बारे में कोई खबर नहीं। शुभ सिंह ने सोच भरी निगाहों से दोनों को देखा। तुम भी कुछ कहो शुभ सिंह। मैं मानता हूँ कि इस तरह देवी को तलाश करना असंभव लग रहा है, लेकिन हम और कर भी कह सकते हैं। देवी की तलाश छोड़ दें तो हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे। यूं ही बैठने से तो ये बेकार है कि भाग दौड़ कहीं बेहतर है, शायद कोई फ़ायदा हो जाए। प्रताप सिंह और कीरत लाल ने एक दूसरे को देखा। शुभ सिंह भी ठीक कहता है, प्रताप सिंह ने सिर हिलाया। अगर हम इस तरह देवी की तलाशी छोड़ दें तो हमारे पास करने को कुछ भी नहीं रहेगा। बेकार बैठना तो हमें शोभा नहीं देगा। देवी की तलाश करने की हमें कोई और राह ढूंढनी चाहिए, कीरत लाल ने कहा। दूसरी कौन सी राह? प्रताप सिंह ने पूछा। ये अब सोचना पड़ेगा। तभी प्रताप सिंह सतर्क सा हुआ। खंडहर के बाहर से कोई आहट हुई है, प्रताप सिंह ने कहा। आहट? कीरत लाल के होठों से निकला। उसने शुभ सिंह को देखा। मैंने तो नहीं सुनी। प्रताप सिंह को शायद धोखा हुआ है। शुभ सिंह का स्वर सामान्य था। धोखा भी हो सकता है, प्रताप सिंह उठते हुए बोला। मैं बाहर का फेरा लगा कर आता हूँ। कहने के साथ ही वो पलटा और खंडहर के बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। शुभ सिंह और कीरत लाल बातों में व्यस्त हो गए। प्रताप सिंह खंडहर से निकला तो तीव्र धूप चेहरे पर पड़ी। एक पल के लिए तो आंखें बंद हो गईं। अगले ही पल उसने आंखें खोली और हर तरफ का नज़ारा लिया। शांत और सुनसान माहौल था। कोई भी शक वाली बात नजर नहीं आई। प्रताप सिंह वापस पलटने को हुआ कि उसी पल कमर में खंजर आ लगा। प्रताप सिंह चौंका। आवाज़ धीमी रखना, प्रताप सिंह के कानों में पीछे से सर पड़ा। वरना बचोगे नहीं प्रताप सिंह। भैरव सिंह? प्रताप सिंह के होठों से निकला। मैं तेरी आवाज़ पहचान गया हूँ। ठीक पहचाना। मुझे नहीं मालूम था कि तू भी तिलिस्म में मौजूद है। भैरव सिंह का सर कानों में पड़ा। तू यहाँ क्या कर रहा है? गुलाब लाल के आदेश का पालन कर रहा हूँ। शुभ सिंह कहाँ है? क्यों? उसने हरी सिंह और गीत लाल की जान ली है। गुलाब लाल का आदेश है कि शुभ सिंह को खत्म कर दिया जाए। कहाँ शुभ सिंह और कहाँ तू? प्रताप सिंह का स्वर कठोर हो गया। मुकाबला नहीं कर सकेगा उसका। मेरे वारों को भूल गया क्या? भैरव सिंह की खतरनाक आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बता शुभ सिंह कहाँ है? जा, प्रताप सिंह जहरीले स्वर में कह उठा। खंडहर के भी तेरा मुकाबला कर ले। तभी भैरव सिंह ने खंजर की मूठ का वार प्रताप सिंह के सिर पर किया तो वो नीचे गिरता चला गया और अचेत हो गया। भैरव सिंह 6.25 फीट लंबा और देखने में शक्तिशाली लगता था। गोरा रंग, बड़ी बड़ी मूछें, बदन पर कुर्ता पजामा, गुलाब लाल के खास लड़ाकों में से था। भैरव सिंह कमर में चमकती दोधारी तलवार थी और हाथ में खंजर। उसने नीचे पड़े अचेत प्रताप सिंह को देखा, पर खंजर को कमर में फंसाकर तलवार निकाली और पलट कर दबे पांव खंडहर के भीतर की तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर कठोरता नजर आ रही थी। तलवार इस तरह पकड़ी थी कि फौरन हर तरह का वार किया जा सके। शुभ सिंह ने कीरत लाल से कहा, एक ढंग है जिससे हम अपनी समस्या हल कर सकते हैं। कैसा ढंग? हम तीनों तिलिस्म की अलग अलग परतों में प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह देवी से जल्दी किसी की मुलाकात हो जाएगी। तीनों साथ रहे तो देवी से मिलने की संभावना कम ही रहेगी। शुभ सिंह का सर सोच से भरा था। कीरत लाल ने फौरन सहमति में सिर हिलाया। ये युक्ति मुझे पसंद आई। प्रताप सिंह से बात कर लेते हैं, कीरत लाल ने कहा। प्रताप सिंह को भी ये बात पसंद आएगी, शुभ सिंह ने विश्वास भरे स्वर में कहा। प्रताप सिंह आया नहीं अभी तक? कीरत लाल अपने शब्द पूरे न कर सका और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो शुभ सिंह के पीछे खंडहर हुए इस कमरे के प्रवेश द्वार को देख रहा था। ये देख शुभ सिंह चौंका। वो समझ गया कि कोई अनहोनी होने जा रही है। तभी तो कीरत लाल का पल भर में यह हाल हो गया। शुभ सिंह के पीछे आ खड़े हुए भैरव सिंह ने तलवार वाला हाथ ऊपर उठाया। वो शुभ सिंह के सिर पर वार करने जा रहा था। कीरत लाल इस कदर हड़बड़ाहट और दहशत से भर उठा कि 2 पल के लिए मुंह से आवाज़ नहीं निकली, जबकि यही 2 पल ही तो कीमती थे। परंतु कीरत लाल के बिना कुछ कहे शुभ सिंह खतरा भाप चुका था और फुर्ती के साथ गेंद की बाती एक तरफ लुढ़कता चला गया। टन! भैरव सिंह के हाथ में दबी तलवार शुभ सिंह के सिर पर न लगकर शुभ सिंह के हट्टे नीचे के फर्श से टकराते हुए तीव्र आवाज़ वहाँ पैदा कर दी। वार खाली जाता पाकर भैरव सिंह तिलमिला उठा। जब संभला तो मुकाबले पर शुभ सिंह को खड़े पाया। उसके हाथ पर भी तलवार आ चुकी थी और चेहरे पर मौत के भाव नजर आने लगे थे।
कीरतलाल जल्दी से उठकर एक तरफ खड़ा हुआ और कटार निकाल ली। रहने दे कीरतलाल। शुभ सिंह की काली निगाह भैरव सिंह पर थी। इसे मैं देखूंगा। कीरतलाल ने कटार वापस कमर में फंसा ली। चेहरे पर बेचैनी आ गई थी। प्रताप सिंह के साथ तूने क्या किया भैरव सिंह? शुभ सिंह गरज कर बोला। जिंदा है, बाहर बेहोश पड़ा है। भैरव सिंह बाहर करने की मुद्रा में आ चुका था। तो गुलाब लाल ने तुझे भेजा मेरी जान लेने के लिए? मेरे जैसे और भी कई आ चुके हैं तिलिस्म में तेरी जान लेने के लिए शुभ सिंह। तूने हरि सिंह और गीतलाल की जान लेकर अपनी मौत को बुलावा भेजा है। भैरव सिंह दांत भींच कर बोला। अभी मालूम हो जाएगा किसकी मौत आई है। शुभ सिंह ने पहले जैसे स्वर में कहा। कायरो जैसा काम किया आज तूने। पीठ पीछे से वार करता है। क्या फ़र्क पड़ता है? ये कोई दंगल तो नहीं जो सामने से लड़ना। तेरी जान लेना मेरा फ़र्ज़ है। इसके लिए किसी भी तरह से वार कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भैरव सिंह का स्वर वैसे ही उठा। शुभ सिंह भैरव सिंह के वार के प्रति सतर्क था। कीरतलाल शुभ सिंह ने दरिंदगी से कहा, बाहर जा और इसका सिर दफन करने के लिए गड्ढा तैयार कर। इसे अपनी मौत नज़र नहीं आ रही। कीरतलाल अपनी जगह पर खड़ा रहा। जा कीरतलाल। भैरव सिंह ने उसे रास्ता देता क्या उठा। तैयार कर गड्ढा, लेकिन उस गड्ढे में आज शुभ सिंह का सिर मैं अपने हाथों से डालूंगा। कीरतलाल फौरन बाहर निकल गया। चेहरे पर व्याकुलता नाच रही थी। जानता था कि भैरव सिंह ज़बरदस्त तलवारबाज है। उसका कोई भी वार शुभ सिंह पर कामयाब हो सकता था। दोनों ने खूंखार निगाहों से एक दूसरे को देखा। ले शुभ सिंह, कहने के साथ ही भैरव सिंह ने तलवार का खतरनाक वार उस पर किया। शुभ सिंह ने अपने बचाव के साथ उसके वार को रोका। दोनों तलवारों के आपस में टकराने पर खनेर में तीव्र आवाज़ गूंज उठी। दोनों के चेहरों पर ऐसे भाव थे जैसे एक दूसरे को यूं ही चबा जाएं। भैरव सिंह ने फुर्ती के साथ दूसरा वार किया। इस बार वार इतना खतरनाक था कि शुभ सिंह ने फुर्ती से खुद को पीछे हटते हुए वार से बचाए कि तलवार की नोक चेहरे को हवा देती गुजर गई। कोई और होता तो इस वार से सिर से पाँव तक खौफ में डूब जाता, जिसका फायदा भैरव सिंह ने तुरंत दूसरे वार से मार जाता, परंतु वो शुभ सिंह था। हाथों हाथ भैरव सिंह ने जब दूसरा वार किया तो शुभ सिंह ने फौरन उसकी तलवार को रोका और पाँव की ठोकर भैरव सिंह के पेट पर दे मारी। हल्की सी चीख के साथ भैरव सिंह पीछे हुआ लड़खड़ा कर नीचे जा गिरा। भैरव सिंह फुर्ती से आगे बढ़ा और तलवार का वार उसके पेट पर किया, परंतु तब तक भैरव सिंह ने लुढ़कनी ले ली थी। शुभ सिंह की आवाज़ सॉरी शुभ सिंह की तलवार तेज आवाज़ के साथ खंडहर के टूटे फर्श से जा टकराई। लुढ़कनी लेते ही भैरव सिंह ने अपनी टांग तेजी से घुमा दी, जो कि शुभ सिंह की टांग से वेग के साथ टकराई। शुभ सिंह लड़खड़ाया, खुद को संभाल ना पाने के कारण नीचे जा गिरा और कौनी फर्श से टकराने पर तेज झटके से तलवार हाथ से निकल गई। परंतु तलवार दोबारा उठाने पर भैरव सिंह ने उसे वक्त नहीं दिया। नीचे पड़े ही पड़े भैरव सिंह ने उस पर तलवार का वार किया तो उस वार से बचने के लिए शुभ सिंह को फौरन अपनी जगह छोड़नी पड़ी। अगले ही पल दोनों फुर्ती के साथ खड़े हो गए, लेकिन शुभ सिंह के हाथ में तलवार निकल चुकी थी। वह निहत्था हो चुका था। भैरव सिंह का चेहरा क्रूरता से भर उठा था। अब तेरी मौत का वक्त आ चुका है शुभ सिंह। शुभ सिंह पर ऐसे मौत के वक्त बहुत बार आए हैं भैरव सिंह। ये सब मेरे लिए नया नहीं है। इसका मतलब तू अभी भी मुझसे बच सकता है? हाँ। कहने के साथ ही शुभ सिंह ने कमर में फंसी कटार निकाल ली। तलवार का मुकाबला कटार से? भैरव सिंह खतरनाक स्वर में बोला। खुद को बचाने के लिए अब तो यूं ही हाथ पैर मार रहा है। तभी कीरतलाल ने भीतर प्रवेश किया। यहाँ के हालात देखते ही चौंका और फुर्ती के साथ नीचे गिरी शुभ सिंह की तलवार उठा ली। बीच में मत आना कीरतलाल। शुभ सिंह दांत भींचे कठोर सर में कह उठा। ये सिर्फ मेरा और भैरव सिंह का मुकाबला है। तलवार ले लो। कीरतलाल इस स्थिति में था कि तलवार शुभ सिंह के हवाले कर सकता था। नहीं, तलवार लेना मुकाबले में हेरा फेरी होगी। गड्ढा तैयार हो गया? शुभ सिंह की आंखों में मौत नाच रही थी। चेहरा कठोर हो चुका था। प्रताप सिंह को होश आ गया। वो गड्ढा तैयार कर रहा है। कीरतलाल व्याकुल स्वर में बोला। तू जा, मैं अभी इसका सिर लेकर आ रहा हूँ। शुभ सिंह के होठों से घुर्राहट निकली। ना चाहते हुए भी कीरतलाल तलवार सहित बाहर निकल गया। भैरव सिंह मौत से भरे अंदाज में मुस्कुराया। मैं जानता हूँ तू बहुत बहादुर है शुभ सिंह। तो फिर तू ये भी जानता होगा कि शुभ सिंह अपने दुश्मन का सिर काट कर रहता है। जानता हूँ, परंतु इस बार ऐसा नहीं होगा। भैरव सिंह के कहने के साथ ही संभले अंदाज में तलवार थामे धीरे धीरे शुभ सिंह की तरफ बढ़ने लगा। शुभ सिंह कटार थामे संभाले सावधान हो गया। ये निर्णायक क्षण थे। तलवार लंबी थी, दूर रहकर भी वार किया जा सकता था, परंतु कटार छोटी थी। उसका वार तभी कामयाब हो सकता था जब सामने वाला करीब हो। तभी भैरव सिंह ने तलवार को तेजी से दाएं से बाएं घुमाया। अगर वार कामयाब हो जाता तो शुभ सिंह का पेट पीठ तक कट जाता, परंतु शुभ सिंह की आंखें भैरव सिंह की आंखों पर लगी थी और उसकी आंखों से ही वो जान गया था कि वो क्या वार करने जा रहा है। वार होते ही शुभ सिंह खड़े ही खड़े तेजी से कमान की तरह आगे को झुका। कूले पीछे हो गए। हवा की तरह सनसनाती तलवार उसके पेट को हवा देती गुजर गई, परंतु भैरव सिंह को फिर इतना वक्त नहीं मिल सका कि तलवार वाला हाथ वापस ला पाता। तलवार पेट के करीब से गुजरते ही शुभ सिंह ने चीते की तरह भैरव सिंह पर छलांग लगाई और कटार का वार उसकी गर्दन पकड़ दिया। दूसरे ही पल खून के छींटे उसके चेहरे पर आ पड़े। पैनी धार वाली कटार से पलक झपकते ही भैरव सिंह की आधी गर्दन कट गई थी।
वो चीख भी ना सका और पीठ के बल नीचे गिरा, तड़पने लगा। नीचे की जगह खून से गीली होने लगी। गला कटा होने की वजह से वो ठीक से चीख भी नहीं पा रहा था। चेहरे पर मौत समेटे शुभ सिंह आगे बढ़ा और नीचे तड़पते भैरव सिंह की गर्दन पर पूरी शक्ति से कटार का वार किया तो तीव्र आवाज़ के साथ गर्दन धड़ से जुदा हो गई। भैरव सिंह का शरीर जोरों से तड़पा, कुछ उछला, फिर वक्त बीतने के साथ साथ धड़ की तड़पन कम होने लगी। शुभ सिंह का चेहरा बेहद भयानक लग रहा था। निचेदार कठोर चेहरा जिस 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 पर सुर्ख खून के छींटे चमक रहे थे, आंखों में मौत की चमक भरी पड़ी थी। हाथ में खून से सनी कटार। उसने भैरव सिंह के शरीर से नजर हटाई और आगे बढ़कर भैरव सिंह की कटी गर्दन बालों से पकड़ी और तेज तेज कदमों से खंडहर के बाहर की तरफ बढ़ता चला गया। कीरतलाल और प्रताप सिंह चिंता की स्थिति में गड्ढा खोदे पड़े थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे परंतु कुछ कह नहीं पा रहे थे। किंतु जब शुभ सिंह को भैरव सिंह का कटा सिर थामे खंडहर से बाहर निकलते देखा तो दोनों के चेहरे चैन से भर उठे। वहां खुशी नजर आने लगी। शुभ सिंह ने गड्ढे के पास जाकर सिर उसमें डाल दिया और फिर एक तरफ हटकर हाथ जोड़कर होटे होटे में बुदबुदाया तो ठीक उसके सामने पानी का भरा जग आ गया। शुभ सिंह ने हाथ बढ़ाकर जग पकड़ा और खून से सनी कटार साफ करने के पश्चात छींटों से भरा चेहरा साफ करने लगा। प्रताप सिंह आगे बढ़ा और छोटे से गड्ढे को पुनः मिट्टी से भरने लगा। कामों से फारिग होकर तीनों पुनः इकट्ठे हुए। मैंने सोचा था कि हम अलग होकर तिलिस्मी के अलग अलग परतों में प्रवेश करके देवी की तलाश करेंगे। ऐसे में वो किसी को भी तो मिलेगी। शुभ सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, परंतु अब यह विचार छोड़ दिया है। क्यों? कीरतलाल के ओठों से निकला। इसलिए कि हमारी हरकतों की खबर दालू और गुलाबलाल तक पहुंच चुकी है और उन्होंने हमें समाप्त करने के लिए अपने लड़ाके तिलिस्म भेज दिए हैं, जिसमें से एक भैरव सिंह है। दूसरों से भी हमारी शीघ्र ही मुलाकात होगी, इसलिए हमें इकट्ठे रहकर सावधान रहना होगा। गुलाबलाल को ये नहीं मालूम कि हम दोनों भी तुम्हारे साथ हैं, प्रताप सिंह ने कहा। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? इसलिए कि अगर गुलाबलाल को हमारे बारे में मालूम होता तो उसने हमें मारने के लिए भी आदेश दिए दिए होते। परंतु भैरव सिंह ने मुझे या कीरतलाल को कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ तुम्हारी जान लेना चाहता था। तुम्हारी बात सच हो सकती है प्रताप सिंह, शुभ सिंह ने कहा, लेकिन हमारी खबर भी कब तक छुपेगी? हमारे बारे में मालूम होते ही गुलाबलाल अपने और लड़ाके भेज देगा, कीरतलाल बोला। स्पष्ट है कि अब हमारी लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। शुभ सिंह का स्वर कठोर था। मेरे ख्याल में नगरी से हमें अपने साथियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए, प्रताप सिंह बोला। ऐसा भी करेंगे, परंतु पहले मैं हर हाल में देवी को ढूंढना चाहता हूँ, जो तिलिस्म में भटक रही है। पहले जन्म की बातों से अनजान होने की वजह से देवी को मेरी सख्त सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि दालू देवी की जान के पीछे पड़ा है। मैं नहीं चाहता कि देवी का कोई अहित हो। शुभ सिंह के चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कौन लेगा ताज के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।